नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। एक आवश्यक सूचना के तहत आपको यह बताना पड़ रहा है कि इसके पूर्व की कक्षा में जो डिस्कशन हमारे आपके बीच में चल रहा था, वो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते कोई ऐसा इशू आया जिसकी वजह से कि बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई। जबकि उस कक्षा में हमारे आपके बीच में हर्यक वंश की प्रारंभिक संपूर्ण पृष्ठभूमि को हम लोगों ने तैयार भी किया एक डिस्कशन के माध्यम से, परंतु बहुत सारी चीज़ें उसमें छूट गई जो आप तक नहीं पहुंच पाई। इस चीज़ का मुझे बेहद खेद है। जहां तक बातें आप सुन पाएं उसके अंतर्गत मगध का पहला राजवंश कौन था? शिशुनाग था या हर्यक वंश था? इसके संपूर्ण साक्ष्यों का समीक्षात्मक अध्ययन हम लोगों ने किया और पुनः जब उसके आगे हम बढ़ते हैं तो हम हर्यक वंश पर चर्चा करते हैं। हर्यक वंश के साथ ही साथ हम बिंबिसार की डेटिंग और बिंबिसार के वंश की बात करते हैं कि आखिर बिंबिसार किस वंश का रहा, हर्यक वंश का रहा या फिर वह पुराणों के आधार पर जैसे उसको शैशुनाग वंशी माना गया वह शैशुनाग वंश का रहा। इस बीच की एक समीक्षात्मक एक अन्वेषणात्मक प्रक्रिया के बाद हम लोगों ने स्पष्ट किया कि नहीं, वह शैशुनाग वंश से उसका कोई संबंध नहीं रहा, वह हर्यक वंश का शासक था और हर्यक वंश का संस्थापक भी था। तो उन बातों के बाद के पूरे प्रकरण जो हमारे आपके बीच में चर्चाएं की गई, उसके बहुत सारे पक्ष छूट गए और छूटने का कारण टेक्निकल इश्यूज रहे। तो उसी क्रम को हम जहां तक हम बिंबिसार को समझ पाए उसके आगे बढ़ते हैं। तो वहां पूर्व की कक्षा में जिन भी बातों पर, जिन मुद्दों पर हमारे आपके बीच में वार्ताएं हुई, जो भी चर्चा हुई, उस चर्चा के बाद में बात आती है कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में, जो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ, उस उत्कर्ष में बिंबिसार का योगदान क्या रहा, बिंबिसार ने अपनी किस भूमिका का निर्वहन किया कि परिणाम स्वरूप एक महाजनपद, एक साम्राज्य की ओर बढ़ने लगा। तो हम यह देखते हैं कि बिंबिसार बड़ी ही चतुराई से उसने तात्कालिक परिस्थितियों का अध्ययन किया और उस अध्ययन के बाद उसने अपने अगल बगल की लोकेशन को ध्यान में रखते हुए मगध की लोकेशन और उससे सटी हुई सीमाओं के आधार पर उससे जुड़ने वाले अन्य महाजनपदों की लोकेशन और उन पर शासन करने वाले शासक और उन शासकों की महत्वाकांक्षाएं, इन विषयों का उसने चतुराई पूर्ण तरीके से अध्ययन किया और उन अध्ययन के बाद उसने अपनी एक नई पॉलिसी तैयार की और जो नई पॉलिसी उसने अडॉप्ट की उसके अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण बातें रहीं, जिसको यदि हम देखना चाहें तो हम कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं कि बिंबिसार का मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में योगदान क्या रहा। तो आइए हम देखते हैं कि बिंबिसार की पहले हम डेटिंग जान लेते हैं क्या है। बिंबिसार के विषय में हमने देखा कि वह 544 BC से लेकर 492 BC तक शासन करता है।
इस विषय पर हम पूर्व की कक्षा में हमारे आपके बीच में एक सार्थक डिस्कस हुआ है कि बिंबिसार का शासनकाल कितना रहा। बहरहाल अब हम उन प्रकरणों पे नहीं जाएंगे, चूंकि इस समय को ध्यान में रखा जाएगा। तो यहाँ मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में, मगध साम्राज्य के विस्तार के लिए उसने अपना क्या योगदान दिया, जिससे कि मगध साम्राज्य या मगध महाजनपद साम्राज्य के पथ पर अग्रसर हुआ। तो मगध के उत्कर्ष में योगदान तो तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उस युग की तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी, यदि हम उसको एक जियोग्राफिकल तरीके से देखें, तत्कालीन समय में यदि हम एक मैपिंग के माध्यम में देखने का प्रयास करें तो हम क्या पाते हैं, यदि हम एक आधार बनाएं, एक लोकेशन उसकी ट्रेस करने का प्रयास करें, तो मगध क्या है, मगध हमको यहां दिखाई देता है। ये कंडीशन मगध की है। मगध के उत्तर में यहां हमको वज्रसंघ मिलता है। वज्रसंघ मगध के पश्चिम में हमको यहां काशी मिलता है, काशी स्थित था। मगध के पूर्व में यहां चंपा नदी के और पूर्वी छोर पे हमको अंग महाजनपद स्थित दिखाई देता है। यहां के लोकेशन से जब थोड़ा सा और हम उत्तर पश्चिमोत्तर की ओर बढ़ते हैं तो यहां हमको कौशल महाजनपद दिखाई देता है, कौशल। और मगध से दक्षिणी हिस्से में यहां हम बढ़ें तो यहां हमको अवंती महाजनपद का साक्ष्य मिलता है। मगध से पश्चिम की सीमा पर यहां हम पहुंचे तो हमको यमुना के पश्चिम और गंगा के दक्षिण वाले हिस्से पे हमको वत्स महाजनपद स्थित मिलता है, वत्स। ये मगध की फुल फेस एक लोकेशन है। मगध कहाँ है और मगध को यदि हम जानने का प्रयास करें, चूंकि मगध के उत्कर्ष में इस बिंबिसार की भूमिका क्या आती है, वह क्या बनती है, तो यहां हमको यह समझना होगा कि कौशल में बिंबिसार का समकालीन शासक प्रसेनजीत शासन कर रहा होता है। वज्जी में वज्रसंघ को यदि हम देखें, और वज्रसंघ में जो 8 गणराज्यों का एक संघ था, उनमें लिच्छवी सबसे महत्वपूर्ण थे। और लिच्छवियों की जो कंडीशन थी, उस गणराज्य की जो शासन सत्ता थी, वह शासन सत्ता उस समय चेटक के हाथ में थी। चेटक। मगध की बात करें तो हम बिंबिसार, इसको तो हम देख ही रहे हैं। अंग में उस समय ब्रह्मदत्त शासन कर रहा था। ब्रह्मदत्त
वत्स में हमको उस काल में उदयन का शासन दिखाई देता है। अवंत की बात करें, अवंत को हम देखने का प्रयास करें तो यहां शासन था चंड प्रद्योत का, जो उस समय 600 BC की अवधि में उत्तरी भारत की राजनीति में एक क्रोधी और शक्ति संपन्न शासक के रूप में जाना गया, पहचाना गया। वहां अवंत में हमको प्रद्योत दिखाई देता है। इन राज्यों के साथ जो सीमाएं सटी हुई थी, जो भी सीमाएं सटी हुई थी, तो वज्र संघ जो मगध के लोकेशन से उत्तर में था, मगध के लोकेशन से उत्तर में जो वज्र संघ था, उसको डायरेक्ट अटैक नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वह अपने आप में एक ताकतवर गणसंघ था। यदि मगध अपना विस्तार पूर्व पश्चिम की ओर करता तो वत्स में उस समय उदयन का शासन था, और तब तक उदयन और अवंती में भी एक मधुर संबंध स्थापित हो चुका था, क्योंकि अवंत के शासक चंड प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता का विवाह उदयन के साथ हो गया था और द्विराज्य एक संधि यहां हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर कौशल को हम देखें तो कौशल की भी लोकेशन अपने आप में बेहद ताकतवर लोकेशन थी, जो मगध की सीमा को एक ओर से घेरती थी, और मगध को आगे बढ़ने के लिए वह उसके ऊपर एक नियंत्रण थी। तो यहां मगध का इधर भी बढ़ पाना संभव नहीं था, उत्तर भी उसका बढ़ना फैलना संभव नहीं हो सकता था। काशी और कौशल के बीच जब हम थोड़ा सा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से और पहले जाते हैं तो उत्तर वैदिक काल में हमको काशी एक ताकतवर शक्तिशाली जनपद के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में हम महाजनपदों की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, पूरी तरीके से हुई नहीं थी। जब हम लेटर वैदिक पीरियड की सीमा को लांघते हैं, जब उससे बाहर आते हैं, तब हमें महाजनपदों के अस्तित्व दिखाई देने प्रारंभ होते हैं। तो उसी बीच के झगड़े में काशी दिनों दिन कमजोर हुआ, और एक समय ऐसा आया कि काशी पर कौशल का नियंत्रण हो गया, और इस अवधि में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब बिंबिसार मगध के राज सिंहासन पर आरूढ़ हो चुका होता है, तो उस समय काशी कौशल के अधीन थी। उस समय काशी कौशल के अधीन थी, अर्थात काशी की सीमा जो कौशल के अधीन थी वह मगध को भी एक तरफ से बांधती थी। ऐसी स्थिति में मगध अपना विस्तार कैसे करेगा, किन परिस्थितियों को वह फेस करेगा, उन परिस्थितियों का वह सामना कैसे करेगा, यह महत्वपूर्ण बात थी। तो इसीलिए इस समय की ये जो राजनीतिक जो मिसाद बिछी हुई थी, उसका एक सार्थक और बड़ी चतुराई से अध्ययन बिंबिसार कर रहा था, और इस चतुराई से किए गए अपने अध्ययन में बिंबिसार ने जिन नीतियों को अडॉप्ट किया, जिन नीतियों को उसने बनाया अपने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के लिए, उसमें उसको दो बातों का ध्यान रखना था। एक तो यह कि मगध इन बड़े बड़े महाजनपदों का शिकार न हो जाए। वह मगध किसी भी समय कौशल का शिकार हो सकता था। जिस तरह से काशी कौशल का शिकार हो गई, वैसे ही मगध भी किसी समय कौशल के अधीन जा सकता था, मगध वत्स के अधीन जा सकता था, और बेहद विस्तारवादी नीति का पोषक होने के नाते चंड प्रद्योत भी अर्थात अवंती भी किसी समय मगध को ग्रास बना सकता था, मगध को हड़प सकता था।
तो इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए बड़ी ही चतुराई से उसने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के लिए कुछ नीतियों का श्री गणेश किया। और उसकी वो नीतियां क्या थी? तो बिंबिसार ने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के लिए 3 महत्वपूर्ण नीतियों को फॉलो किया। उसकी पहली नीति थी वैवाहिक संबंधों की नीति। वह समकालीन बड़े बड़े महाजनपदों के साथ वैवाहिक संबंधों के माध्यम से एक अपने को उनसे आबद्ध कर लेना चाहता था। दूसरी उसकी नीति थी मैत्री संबंधों की नीति। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के लिए, उसके विस्तार के लिए, उसके लिए यह बेहद आवश्यक था कि वह मगध साम्राज्य के विस्तार के लिए इस बात का भी ख्याल रखे कि जो महाजनपद, जो बड़े शक्तिशाली महाजनपद, तत्कालीन शक्तिशाली महाजनपद उसकी वैवाहिक संबंधों की नीति से छूट गए, बच गए, तब भी वो बचने न पाए और उनके साथ किसी न किसी प्रकार से वह मैत्री संबंधों के ही माध्यम से उनको अपने साथ जोड़ सके। और यही उसका परिणाम भी था कि उसने गांधार के शासक पुष्करशार्य से, सिंध के शासक रुद्रायन से, अवंती के शासक प्रद्योत से जो संबंध स्थापित किया, वह संबंध उसका वैवाहिक संबंध नहीं था, उसका मैत्रीपूर्ण संबंध था। तो इन राज्यों के साथ भी, इन महाजनपदों के साथ भी बिंबिसार का मैत्री संबंध कायम रहा। तो उसकी यह दूसरी नीति, उसकी मैत्री संबंधों की दूसरी नीति थी। और फिर उसके बाद वह चाहता था कि वैवाहिक संबंधों और मैत्री संबंधों के साथ वह अपनी ताकत में इजाफा करना चाहता था। जब उसकी बढ़ोतरी हो जाती तब वह ऑफेंसिव पॉलिसी पर उतरना था उसको, और इसीलिए उसने अपने आक्रामक नीति का श्री गणेश सबसे अंतिम में किया। तो बिंबिसार की नीतियां क्या थी उसको हम देखते हैं। तो बिंबिसार मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में योगदान, और इस योगदान में उसकी नीतियां महत्वपूर्ण थी। नीतियां उसकी क्या थी? तो उसने 3 नीतियों का प्रयोग किया। उनमें पहली नीति थी उसकी वैवाहिक संबंधों की नीति। वैवाहिक संबंधों की नीति बिंबिसार की मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में यह उसकी पहली पॉलिसी थी। वैवाहिक संबंधों की नीति के अंतर्गत उसने कुछ महत्वपूर्ण राजवंशों के साथ में विवाह किए। उसमें उसने सबसे पहले महत्वपूर्ण विवाह किया कौशल के साथ। कौशल के साथ उसने विवाह किया। कौशल के विषय में हम उसकी लोकेशन को देखते हैं। जब उसको हम लोकेट करते हैं तो यह देखते हैं कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक परिक्षेत्र में स्थित था, और तत्कालीन समय में वह मगध का एक प्रबल दावेदार भी था। मगध का प्रबल प्रतिद्वंदी वह सिद्ध हो सकता था। बिंबिसार ने पहला वैवाहिक संबंधों की नीति के अंतर्गत जो पहला विवाह संबंध अपना स्थापित किया, तो उसने कौशल के शासक महाकौशल की पुत्री कौशला देवी के साथ उसने अपना पहला विवाह किया। पहला महत्वपूर्ण विवाह उसने कौशला देवी के साथ किया। कौशला देवी, कौशल के साथ वह विवाह करके, बिंबिसार ने कौशल के साथ विवाह किया, और विवाह का उसको लाभ क्या हुआ कि उसकी उत्तर पश्चिमी सीमा सुरक्षित हो गई। मगध की उत्तर पश्चिमी सीमा सुरक्षित हो गई। अब उसे कौशल से भय नहीं रहा। अब वह किसी भी समय कौशल के आक्रमण को झेले, यह संशय समाप्त हो गया। कौशल के साथ संघर्ष की बुनियाद ही बिखर गई। उसको पहला
पहला लाभ यह हुआ कि वह मानसिक रूप से मजबूत हो गया। एक बड़ा महाजनपद, एक ताकतवर महाजनपद उसका संबंधी हो गया। और कौशल के साथ जो उसको दूसरा लाभ हुआ, वह दूसरा लाभ था कि महाकौशल ने अपनी पुत्री कौशला देवी के विवाह के साथ उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की आय वाला काशी का टैक्स स्नान चूर्ण के रूप में उसे उपहार स्वरूप दे दिया। बौद्ध साहित्य में एक शब्द मिलता है स्नान चूर्ण, स्नान चूर्ण। इसको हम श्रृंगार भी कह सकते हैं। अर्थात वह कौशला देवी के ऊपर प्रत्येक वर्ष 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का श्रृंगार खर्च जो था वह उसे उपहार या दहेज स्वरूप मिल गया। तो काशी की टैक्स वसूली, काशी से वसूला जाने वाला 1 लाख का टैक्स सीधे वसूल कर मगध भेज दिया जाता था। तो यह उसका महत्वपूर्ण या बड़ा लाभ था। फिर बिंबिसार ने अपना दूसरा विवाह लिच्छवी राजकुमारी चेल्लना से किया। चेल्लना, कहीं कहीं छलना भी मिलता है, कहीं कहीं कुछ साहित्यिक ग्रंथों में उसका नाम छलना भी मिलता है। तो लिच्छवी राजकुमार, लिच्छवियों के साथ उसको वैवाहिक संबंधों से क्या लाभ हो सकता था? लिच्छवी तो वैसे भी गणराज्य था, गणतंत्रात्मक शासन सत्ता थी वहां, और अपने आप में वह वज्र संघ का एक सदस्य था। तो लिच्छवियों के साथ उसके वैवाहिक संबंधों का स्थापित होना बिंबिसार की दूरदर्शिता को स्पष्ट करता है। उसकी दूरदर्शिता यह थी कि लिच्छवी तत्कालीन समय में एक विशुद्ध रक्त वाले क्षत्रिय माने जाते थे और इनकी सैन्य शक्ति अपने आप में बेजोड़ थी। ऐसे लोगों के साथ वैवाहिक संबंधों को स्थापित करना बिंबिसार की नीतिपूर्ण महत्ता थी, विशेषता थी। और दूसरी बात, दूसरा लाभ वहां से और भी था। लिच्छवियों से जो लाभ उसको होने थे, एक तो शक्ति में वृद्धि होनी थी, दूसरा लाभ था उसको कि उपद्रव शांत होने थे। उपद्रव शांत हुए। यह उपद्रव किस प्रकार के थे? तो लिच्छवी लोग प्रायः गंगा नदी को पार करते थे। आप मगध की लोकेशन देखेंगे तो यहाँ से एक नदी आती है और निकल जाती है। यही नदी का उत्तरी हिस्सा, उत्तर की तरफ गंगा नदी के उत्तर में लिच्छवियों का शासन था और गंगा के दक्षिण में ही मगध था। तो ऐसी स्थिति में लिच्छवी झटके में रात्रि के प्रहर में गंगा पार करते थे और पार करने के बाद मगध राज्य को अशांत कर देते थे, वहां उपद्रव करते थे और उपद्रव के साथ वो लूटपाट भी कर लिया करते थे। तो इस तरह मगध सदैव लिच्छवियों से अशांत रहा, वहां उपद्रव प्रायः हुआ करते थे। बिंबिसार ने उन उपद्रवों को शांत करने के लिए कई बार सैन्य शक्ति का भी प्रयोग किया, परंतु वह उसमें सफल नहीं रहा। लिच्छवियों को दबाए रखना संभव नहीं था। वो गंगा पार आते, एक आने की कोई निश्चित तिथि नहीं होती थी, वह एकाएक किसी समय आ जाते और बड़ा उपद्रव करते, अशांत करते उस कुछ भौगोलिक क्षेत्रों को, और फिर वो रात्रि के प्रहर में ही गंगा को पार करके अपनी सीमा में चले जाते।
तो इस तरह से बिंबिसार को उन्होंने एक सीमित दायरे में उलझा रखा था। उस उलझन का सॉल्यूशन उसने मैत्रीपूर्ण संबंधों से रक्त संबंधों को स्थापित करके निकालने का, उसका स्थायी इलाज खोजा। और इसीलिए उसको दूसरा महत्वपूर्ण लाभ हुआ जब उसने लिच्छवी राजकुमारी चेटक की पुत्री चेल्लना से विवाह किया। चेटक की पुत्री चेल्लना से उसने विवाह किया, तो उस विवाह के साथ बिंबिसार को सबसे महत्वपूर्ण लाभ हुआ कि वह शक्ति, वज्जी संघ की शक्ति का समर्थन उसे मिला, और साथ ही साथ सदैव से अशांत रहने वाला मगध अब उपद्रव विहीन हो गया और शांत हो गया। और तीसरा महत्वपूर्ण लाभ इन लिच्छवियों से उसको क्या हुआ, लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंधों से, तो तीसरा विवाह आर्थिक था। आर्थिक एक फाइनेंशियल उसको बेनिफिट हो रहा था, और वह फाइनेंशियल बेनिफिट क्या था कि लिच्छवियों की राजधानी वैशाली, लिच्छवियों की राजधानी वैशाली, वैशाली तत्कालीन समय में एक प्रमुख व्यापारिक नगरी थी। देश के कोने कोने से, देश के विभिन्न हिस्सों से व्यापारिक कारवां वहां आते थे और अपने मालों को बेच, नवीन मालों को खरीद, एक बड़ी व्यापारिक मंडी के रूप में वह जानी गई, और वो आते जाते थे। इसलिए वहां वैशाली की मंडी में मगध के व्यापारियों का आना जाना इसके पहले तक अवरुद्ध था। क्यों? क्योंकि वज्जी संघ और मगध के बीच वह संबंध नहीं था जिसको हम मधुर संबंध कह सके, और मधुर संबंध न होने के कारण ही वहां उपद्रव प्रायः लिच्छवियों के द्वारा मगध में हुआ भी करते थे। अब वैवाहिक संबंध, रक्त संबंध स्थापित हो जाने का एक बड़ा परिणाम यह भी आया कि मगध साम्राज्य अब व्यापार के क्षेत्र में भी आगे जाने के लिए एक बड़े व्यापार के बाजार को पा चुका था। तो यह लिच्छवी राजकुमारी चेल्लना से विवाह के उसके कुछ महत्वपूर्ण लाभ मगध को मिले, और इन लाभों से मगध का विस्तार सरल होना प्रारंभ हुआ। फिर तीसरा महत्वपूर्ण विवाह उसने मद्र देश के राजकुमारी के साथ किया। मद्र देश, मद्र को यदि हम आज लोकेट करें अपने इस मैप के माध्यम से, तो वह पंजाब का यह क्षेत्र था। यह क्षेत्र मद्र देश था, मद्र देश कहा गया। मद्र देश की रानी की राजकुमारी खेमा, कहीं कहीं इसको क्षेमा कहा गया है। मद्र देश की राजकुमारी खेमा के साथ भी उसने विवाह किया। मद्र देश की राजकुमारी के साथ विवाह का विभिन्न साहित्यों ने अलग अलग तरीके से वर्णन किया है, परंतु एक बात को लेकर सभी में सहमति है कि बिंबिसार की सभी रानियों में सबसे अधिक रूपवती रानी मद्र देश की राजकुमारी खेमा ही थी। तो हो सकता है, विभिन्न इतिहासकारों ने इस पर टिप्पणी की, हो सकता है कि मगध को मद्र देश से प्रत्यक्ष लाभ कुछ हुआ हो या न हुआ हो। निश्चित रूप से इतना तो रहा होगा कि बिंबिसार की आत्मानुभूति मद्र देश के साथ संतुष्ट हो पाई थी। तो यहां उसने तीसरा, उसका महत्वपूर्ण विवाह, बिंबिसार का तीसरा महत्वपूर्ण विवाह मद्र देश के साथ संबंध स्थापित हुआ। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह आती है कि एक ग्रंथ, एक बौद्ध ग्रंथ महावग्ग बताता है कि बिंबिसार की 500 रानियां थी। वह 500 रानियों की चर्चा करता है। बिंबिसार की 500 रानियां थी।
परंतु बिंबिसार की 500 रानियां थी। इस बात पर विभिन्न इतिहासकारों ने असहमति प्रकट की है। हो सकता है कि महावज्ञ अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से इस संख्या को व्यक्त करता हो, परंतु इस संख्या, इतनी बड़ी संख्या को व्यक्त करने से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि बिंबिसार ने अपने जीवन में कई विवाह किए थे, अनेकों विवाह उसने किए थे। तो यह मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में उसकी नीतियों में उसकी पहली नीति थी कि उसकी वैवाहिक संबंधों की नीति, जिसके अंतर्गत उसने इन विवाहों को किया था। इन्हीं विवाहों के चलते प्रोफेसर राय चौधरी ने एक सामरिक टिप्पणी करते हुए कहा है कि इन वैवाहिक संबंधों की नीति पर ही मगध के प्रसार की अट्टालिका खड़ी हुई थी। तो उसके वैवाहिक संबंधों ने मगध को चतुर्दिक सुरक्षा प्रदान की। अब मगध को विस्तारित होना था। फिर दूसरी नीति उसकी थी, जिस नीति को उसने फॉलो किया, वह नीति थी मैत्री संबंधों की नीति। मैत्री संबंधों की नीति, बिंबिसार की दूसरी मैत्री संबंधों की नीति क्या थी? उसने किन देशों के साथ, किन महाजनपदों के साथ में मैत्री संबंध स्थापित किया? मैत्री संबंधों की बात करें तो विभिन्न महाजनपदों के साथ उसने मैत्री संबंध स्थापित किए, जो बड़े महाजनपद थे। और यदि उनके साथ बिंबिसार के वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हो पाए तो उसने उन महाजनपदों के ऊपर अपने मैत्री संबंध के पासे को रखा। तो वहां मैत्री संबंधों में हम क्या देखते हैं कि अवंती महाजनपद के विषय में यह जाना जाता है कि अवंती महाजनपद का शासक चंड प्रद्योत बिंबिसार का आजीवन एक सहृदय मित्र बना रहा। कहा जाता है कि एक बार चंड प्रद्योत पांडु रोग से बुरी तरह पीड़ित हो गया। पांडु रोग से जब यह पीड़ित हुआ, प्रद्योत पांडु रोग, इस पांडु रोग को आज हम पीलिया के नाम से जानते हैं, पीलिया, जिसको हम जॉइंडिस कहते हैं, जॉइंडिस। पांडु रोग से जब वह पीड़ित हुआ तो इस पांडु रोग की चिकित्सा के लिए उसने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। चूंकि अवंती के वैद्य प्रद्योत को स्वास्थ्य लाभ नहीं दे पा रहे थे और दिनों दिन उत्तरोत्तर प्रद्योत का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। प्रद्योत के शरीर में, उसकी धमनियों में रक्त की संचार गति धीमी पड़ रही थी। विनय पिटक इस बात का पूरा स्पष्ट वर्णन करता है। और मगध साम्राज्य के विस्तार में, मगध साम्राज्य को विस्तारित करने के लिए अवंती के साम्राज्य को, अवंती के महाजनपद को स्थिर रखना बिंबिसार के लिए बेहद प्रासंगिक था, बेहद अनिवार्य था। और अपनी उस दूरदृष्टि को, अपने उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बिंबिसार ने अपने प्रमुख राजवैद्य जीवक को प्रद्योत की चिकित्सा के लिए अवंती, उज्जैनी भेज दी। अवंती की राजधानी उज्जैनी पहुंचने के बाद जीवक ने प्रद्योत की चिकित्सा, उसकी शुश्रूषा प्रारंभ की और अपने औषधीय ज्ञान का, अपने तक्षशिला से प्राप्त किए गए औषधीय ज्ञान का उसने संपूर्ण प्रयोग जीवक के स्वास्थ्य पर किया। जीवक ने प्रद्योत के स्वास्थ्य पर किया और उसका परिणाम निकला कि उत्तरोत्तर प्रद्योत स्वस्थ होना प्रारंभ हुआ और आगे चलकर पूर्णतः
प्रद्योत स्वस्थ हो गया। प्रद्योत के जान की सुरक्षा हो चुकी थी, उसकी जान सुरक्षित हो गई। वह जीवन से मोह करने लगा और उस मोह के लिए वह आजीवन बिंबिसार का ऋणी हो गया। और यही कारण था कि प्रद्योत ने आजीवन मगध के साथ मैत्री संबंध का निर्वहन किया। बहुत कुछ एक बिगाड़ होने के बाद भी उसने अजातशत्रु के शासनकाल में मगध को अटैक नहीं किया। वह मगध की को लेकर जिस तरह से वह तनता था, खड़ा होता था, उसके पीछे अजातशत्रु के पिता के प्रति किए गए बर्ताव थे, न कि वह मगध का किसी प्रकार से विरोध करना चाहता था। तो यहाँ अवंती के साथ बिंबिसार ने मैत्रीपूर्ण संबंधों को स्थापित करके एक कुशल राजनीतिज्ञ होने का परिचय अपना दे दिया। डॉक्टर आर एस त्रिपाठी ने इस विषय पर भी सामरिक टिप्पणी करते हुए लिखा है कि मगध को अपने उत्कर्ष के लिए अवंत के शासक चंड प्रद्योत को मैत्री संबंध में आबद्ध बनाए रखना बिंबिसार के लिए सर्वथा वांछनीय और नीतिपूर्ण था। तो अवंती के साथ उसका मधुर मैत्री संबंध स्थापित हुआ। मगध साम्राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण मित्र गांधार था। गांधार का शासक पुष्करशारी बिंबिसार का एक परम प्रिय मित्र था। गांधार शासक पुष्करशारी ने मगध साम्राज्य या मगध की राजधानी राजगृह, उसके राज दरबार में अपना एक दूत मंडल भी भेजा था। अर्थात मगध और गांधार के बीच में राजदूतों का भी आना जाना लगा रहा करता था। मगध साम्राज्य का कोई भी उत्तरोत्तर मस्तिष्क का विद्यार्थी गांधार में शिक्षा के लिए बड़े ही सम्मान के साथ जाता था और मगध का निवासी वह है, इसका पूरा सम्मान भी उसे प्राप्त होता था। चूंकि गांधार की राजधानी तक्षशिला तत्कालीन समय में विश्वविख्यात शिक्षा का केंद्र थी। तो पुष्करशारी के साथ भी अर्थात गांधार के साथ भी बिंबिसार ने एक मधुर संबंध, मैत्री संबंध स्थापित किया था। उसका एक अन्य मैत्री संबंध सिंध से भी था। सिंध का शासक रुद्रायन भी बिंबिसार का परम मित्र था। पुष्करशारी के विषय में कहा जाता है कि जब अवंती और गांधार के बीच जब युद्ध प्रारंभ हुआ, एक ऐसे समर की संभावनाएं शुरू हुई जिसमें एक बड़ा संघर्ष होना था। तो ऐसी स्थिति में चूंकि जब गांधार के ऊपर ईरानी आर्यों का आक्रमण हुआ, ईरानी आर्यों के आक्रमण को गांधार झेल ही रहा था कि उस अवसर का लाभ उठाने का पूरा प्रयास अवंती के शासक चंड प्रद्योत ने किया और प्रद्योत भी इस ओर से गांधार के ऊपर चढ़ गया। जब प्रद्योत गांधार के ऊपर चढ़ता है तो गांधार के शासक पुष्करशारी और अवंत के शासक चंड प्रद्योत के साथ एक भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। और उस भयंकर युद्ध के समय भी बिंबिसार ने अपने को संतुलित रखा। उसने निरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया, जबकि अवंती का शासक प्रद्योत और गांधार का शासक पुष्करशारी दोनों ही बिंबिसार के अच्छे मित्र थे। परंतु बिंबिसार ने
इस झगड़े के बीच में पड़ना उचित नहीं समझा और वह अपने को इन दोनों से ही बाहर रखा उसने। और यह बिंबिसार का कार्य वास्तव में नीतिपूर्ण था, क्योंकि वह दोनों ही शक्तिशाली शासकों की शक्तियों का विनष्ट होना, उनकी शक्तियों का कमजोर हो जाना मगध के हित में था। हो सकता है कि बिंबिसार की दृष्टि इस बात पर रही हो कि जहां शक्ति संतुलन था और टकराव हो गया तो दोनों ओर से शक्तियों का क्षय होना प्रासंगिक होता है, निश्चित होता है, और जिसका आगे चलकर लाभ मगध को मिलना था। तो इस तरह बिंबिसार ने मैत्रीपूर्ण संबंधों के अंतर्गत अवंती के साथ, गांधार के साथ, सिंध के साथ, वत्स के साथ, तमाम मैत्रीपूर्ण संबंधों के साथ उसने मगध साम्राज्य को एक निश्चित सुरक्षा प्रदान की। इसके बाद बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा मगध की लोकेशन को, मगध को उसने पूरी तरह से, मगध को उसने एक ऐसी सुरक्षा दे दी कि वह चारों ओर से अब किसी अपने काल के किसी अन्य बड़े महाजनपद से, महत्वाकांक्षी महाजनपद से अब उसको कोई खतरा नहीं रहा। अब बारी थी मगध साम्राज्य के भौगोलिक विस्तार की। अब वह चाहता था कि मगध की साम्राज्य सीमा जो बंधी हुई है उसकी बेड़ियां टूटें और मगध साम्राज्य का भौगोलिक विस्तार भी संभव हो पाए। इस मन स्थिति से विज्ञ होकर बिंबिसार ने अपने वैवाहिक संबंधों और मैत्री संबंधों की मनोवैज्ञानिक ताकत के साथ उसने अगली नीति अपनी प्रारंभ की, और वह नीति थी आक्रामक नीति। आक्रामक नीति, बिंबिसार की नीतियों में ये तीन नीतियां मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में उसके योगदान को अभिव्यक्त करती है। आक्रामक नीति के अंतर्गत देखा जाता है कि उसकी आक्रामक नीति का पहला शिकार अंग हुआ। अंग की लोकेशन हम देखें तो अंग मगध के पूर्व में स्थित था। अंग और मगध की भौगोलिक सीमा का विभाजन एक नदी करती थी और नदी का नाम था चंपा। चंपा नदी अंग और मगध को विभाजित करती थी और चंपा नदी के तट पर ही बसा एक खूबसूरत नगर था और उस नगर का नाम भी चंपा ही था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 6 बड़े नगरों में, ख्याति प्राप्त नगरों में चंपा की भी गणना की जाती थी। विदुर पंडित जातक चंपा नगर की प्रशंसा करता है। तो यहां आक्रामक नीति का शिकार जो मगध होता है, मगध की इस आक्रामक नीति के अंतर्गत ये सारी बड़ी विशाल बातें स्पष्ट हो पाती हैं। कहा जाता है कि इसी युद्ध के बाद मगध निरंतर विस्तार करना प्रारंभ होता है, क्योंकि अंग विजय के उपलक्ष्य में ही डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने एक सामरिक टिप्पणी की, एक बड़ी टिप्पणी उन्होंने की, और वह टिप्पणी थी कि फिर तो मगध निरंतर विस्तार की ओर बढ़ना प्रारंभ करता है, और तब तक बढ़ता गया जब तक कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात अपनी तलवार को म्यान में रख नहीं दिया। डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी की यह सामरिक टिप्पणी वास्तव में मगध के लिए पूरी तरह से चरितार्थ होती है। महावज्ञ से पता चलता है कि इन सारी तथ्यों के आधार पर महावज्ञ एक और विवरण देता है। महावज्ञ से पता चलता है कि मगध साम्राज्य में बिंबिसार के काल में कुल 80,000 ग्राम थे। उसके काल में 80,000 ग्रामों की चर्चा महावज्ञ करता है। महावज्ञ में
इतनी बड़ी संख्या में ग्रामों का उल्लेख एक बात का इशारा करता है कि मगध साम्राज्य या बिंबिसार ने और भी कई युद्धों को जीता होगा जरूर, तभी इतने बड़े ग्रामों की संख्या वहां हमें मिल पाती है। संभव है अन्य प्रदेश भी जीते होंगे। बुद्धचर्या, बौद्ध ग्रंथ बुद्धचर्या बिंबिसार के साम्राज्य का विस्तार 300 योजन बताता है। बुद्धचर्या बिंबिसार अर्थात मगध साम्राज्य का विस्तार 300 योजन निर्धारित करता है। तो एक विस्तार की ओर मगध साम्राज्य का बढ़ना प्रारंभ हो गया था और इसी का प्रतिफल था कि बिंबिसार ने मगध के उत्कर्ष में अपना अमूल्य योगदान देना प्रारंभ किया, जो श्लाघनीय रहा, जिसका उल्लंघन कर पाना बहुत संभव नहीं था। उसकी शासन व्यवस्था हम देखें, नीतियां, उसके बाद उसकी हम शासन व्यवस्था की बात करें तो पता चलता है कि बिंबिसार की शासन व्यवस्था में उपराजा हुआ करता था। क्योंकि जब बिंबिसार ने अपनी आक्रामक नीति का प्रयोग किया और आक्रामक नीति के अंतर्गत जब उसका पहला शिकार अंग महाजनपद हुआ, तो जो विदुर पंडित जातक से जो पता चलता है कि अंग और मगध में महासंघर्ष चल रहा था और अंग का शासक ब्रह्मदत्त इस युद्ध में मारा गया और ब्रह्मदत्त के मारे जाने के बाद अंग पर मगध का अधिकार स्थापित हो गया। मगध की पूर्वी सीमा टूट गई और मगध ने अपनी सीमाओं का विस्तार करते हुए उसने अंग को अपने घेरे में ले लिया। अब मगध की सीमा काफी पूर्व की ओर बढ़ चुकी थी। तो यह भौगोलिक क्षेत्र जो उसके अधिकार क्षेत्र में आया, वहां पर बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा के पद पर नियुक्त किया। उसकी शासन व्यवस्था के अंतर्गत यह माना जा सकता है कि उसके कैबिनेट में, उसके मंत्रिमंडल में उपराजा हुआ करता था। उपराजा जो होता था वह राज परिवार का ही कोई विशेष राजकुमार होता था। उपराजा के साथ साथ मांडलिक राजा की भी चर्चा मिलती है। यह भी राज परिवार या सामंत परिवार का सदस्य रहा करता था। उपराजा युवराज होता था। मांडलिक राजा राज परिवार का व्यक्ति होता था या सामंत वंश से था। इन्हें भू प्रदेश दिए गए थे जहां ये केंद्रीय राजा के आदेशानुसार शासन करता था। तो उपराजा, मांडलिक राजा, सर्वार्थ महामात्र, एक तीसरा पद था सर्वार्थ महामात्र। यह महामंत्री था। महामंत्री अर्थात यह एक विशेष, या इसको हम प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि राजा की मंत्रिमंडल का एक विशेष सलाहकार था, सचिव था, या प्रधानमंत्री की भांति होता था। फिर उसके बाद में इनके बाद जो स्थान आता था वो आर्मी चीफ का आता था। इसके बाद का स्थान आर्मी चीफ का होता था, अर्थात सेनापति। वैसे तो सेना का सर्वेसर्वा राजा होता था, परंतु सेना के नियंत्रण के लिए
उसके कंट्रोल के लिए जो उसका मुखिया होता था वो सेनापति कहलाता था। और यही वह पहला राजवंश था जिसने अस्थाई सेना रखने की आधारशिला रखी। बिंबिसार ही वह पहला शासक इतिहास में मिलता है जिसको श्रेणी कहा गया है। श्रेणी का अर्थ होता है कि अस्थाई सेना रखने वाला या महती सेना वाला। क्योंकि इसके पूर्व यदि हम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जब पहले जाते हैं, इसके पूर्व के कालखंड में हम जाते हैं, अर्थात उत्तर वैदिक काल तक भी हमको सेनापति का पद मिलता है, परंतु सेनापति के पद के साथ हमको यह नहीं मिलता कि उसकी सेना कैसी थी। इतना स्पष्ट है कि उत्तर वैदिक काल में अस्थाई सेना नहीं होती थी, वहां सेना को मिलेशिया शब्द से संबोधित किया गया है, जो अस्थाई होती थी। युद्ध की आशंका या युद्ध की स्थिति बनने पर कबीलों से या गांवों से कुछ नवयुवकों को इकट्ठा किया जाता था और उनको सैनिक के रूप में उनका उपयोग किया जाता था, और उन सैनिकों पर नियंत्रण सेनापति का होता था। सेनापति का पद उत्तर वैदिक काल में हम राजा के मंत्रिमंडल में अर्थात 12 रत्नियों में देखते हैं, मिलता है, जो पुरोहित से भी पहले था। परंतु सेना अस्थाई नहीं, सेना का गठन अस्थाई तौर पर ही होता था। फिर सेनापति के बाद में आता था सेनापति महामात्र। सेनापति महामात्र अर्थात सेनापति के नीचे का सैन्य अधिकारी का पद यह था, जो सेना का ही अधिकारी था, परंतु सेनापति से नीचे का सैन्य अधिकारी का यह पद था। इसके साथ ही व्यवहारिक महामात्र, इसके साथ ही अगला इसके साथ ही जो अगला पद था वह था व्यवहारिक महामात्र। व्यवहारिक महामात्र, व्यवहारिक महामात्र यह जस्टिस होता था, अर्थात यह न्यायाधीश होता था। न्याय की कार्यवाही में भी राजा ही सर्वोपरि न्यायाधीश था, परंतु निचले मुकदमों की देख रेख, उनका निर्णय, उनका न्याय कार्य यह व्यवहारिक महामात्र ही करता था, अर्थात यह न्यायाधीश था। इसके बाद का जो पद था वह था ग्राम भोजक। ग्राम भोजक यह गांव का मुखिया था, यह ग्राम का मुखिया होता था। तो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में उसकी इन नीतियों के चलते मगध साम्राज्य का विकास हुआ। उसकी शासन व्यवस्था लाजवाब रही। न्याय व्यवस्था की बात करें तो न्याय व्यवस्था उसकी कठोर थी। न्याय व्यवस्था की बात करें तो न्याय व्यवस्था कठोर थी। शारीरिक दंड एवं यातनाएं भी दी जाती थी। पसलियों को तोड़ देना, हाथों का काटा जाना, अंग छेदन कर देना, विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के दंड भी निर्धारित थे। अर्थात उसकी न्याय व्यवस्था कठोर थी। कारावास के अतिरिक्त शारीरिक दंड भी उसके काल में चालू था। गलत सलाह देने पर किसी भी प्रकार का कोई भी राजकीय पदाधिकारी हो, गलत सलाह यदि वह दे रहा है शासन के कार्यों में, यदि उसने शासन को मिसगाइड किया, यदि वह किसी प्रकार का भी गलत सलाह देने पर, गलत सलाह
देने पर वह कितना भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी क्यों न हो, उसको पदच्युत कर दिया जाता था, उसको उसके पद से मुक्त कर दिया जाता था, पदच्युत कर दिया जाता था। कैसा भी कितना भी प्रमुख रहा हो, उसके पूर्व का कुछ भी उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा हो, परंतु यदि उसकी सलाह ऐसा लगा कि यह सलाह इसकी हित में नहीं, ऐसे कर्मचारी को न्याय व्यवस्था के अंतर्गत पदच्युत कर दिया जाता था। और राज्य में जहां लोगों को पदच्युत किया जाता था, वहीं साथ ही साथ उन्हें विशेष कार्यों के लिए पुरस्कृत भी किया जाता था। विशेष कार्यों के चलते, विशेष योगदान के चलते पुरस्कृत भी किए जाते थे, पुरस्कृत भी किए जाते थे। तो ये मगध साम्राज्य में बिंबिसार द्वारा स्थापित न्याय व्यवस्था उस युग के काल में बेहद बेहद प्रशंसनीय थी। फिर विद्या एवं कला की बात हम करें, बिंबिसार के काल में विद्या और कला, तो विद्या के क्षेत्र में हम क्या देखते हैं कि बिंबिसार का शासनकाल विद्या की ओर भी लोगों को प्रोत्साहित करता था। विद्या के लिए, शिक्षा के लिए मगध के लोगों को तक्षशिला तक आने जाने की चर्चा हमको बौद्ध साहित्यों से मिलती है, और वहां आने जाने का कारण शिक्षा ही थी, विद्या ही, जिसका एक उदाहरण हमको जीवक मिलता है। जीवक जो चिकित्सा की विद्या के लिए सर्वत्र विख्यात था, वह अपने समय की कौमार्य भृत्य शाखा का विशेषज्ञ था। वह शल्य क्रिया में भी निपुण था, अर्थात वह ऑपरेशन करने में एक अच्छे टॉप क्लास के यमयस की भूमिका, सर्जन की भूमिका का वह निर्वहन करता था। ऐसे कई प्रसंग बौद्ध साहित्यों में भरे पड़े हैं। विनय पिटक में ऐसे तमाम स्थलों पर जीवक के द्वारा मस्तिष्क की शल्य क्रिया करने के साक्ष्य मिलते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह आज अत्याधुनिक एक बड़ा न्यूरोसर्जन था। तो विद्या के क्षेत्र में भी यह युग आगे निकल रहा था। कला की बात हम करें तो कहा जाता है कि बिंबिसार के शासनकाल में महागोविंद गोविंद नाम का एक व्यक्ति था, जिसने उस युग के कई नगरों का वास्तु विन्यास निर्धारित किया था। कई ऐसे नगर थे, अर्थात राजगृह नगर की संरचना की मैपिंग भी किसी ने ड्राइंग किया था। महागोविंद जो एक बड़ा वास्तुकार था, वास्तु विशेषज्ञ था, वास्तुकार कला का वह विशेषज्ञ था। आज के समय में महागोविंद के लिए एक बड़ा सिविल इंजीनियर कह देना कोई बड़ी बात नहीं। तो विद्या और कला के क्षेत्र में भी हम क्या देखते हैं कि बिंबिसार के शासनकाल में ऐसे ऐसे लोग मगध में सम्मान को पा रहे, जिनसे मगध का उत्कर्ष, मगध का बढ़ना प्रारंभ हो चुका। मगध की उत्तरोत्तर उन्नति इन्हीं पर आधारित। धर्म की हम बात करें, बिंबिसार के धर्म की हम बात करें, तो धर्म के विषय में भिन्न भिन्न विचारधाराएं मिलती, जबकि वह एक धर्म सहिष्णु सम्राट था। वह किसी एक धर्म के प्रति पक्षग्रही नहीं था। सभी धर्म अपने अपने
धर्म का उसको अनुयायी बताते हैं। बिंबिसार के बौद्ध हो चाहे जैन हो, दोनों ही बताते हैं कि बिंबिसार मेरे धर्म का अनुयायी। इसीलिए विनय पिटक से जो बातें स्पष्ट होती हैं कि बुद्ध के प्रभाव से, विनय पिटक से जो पता चलता है कि वह बुद्ध के प्रभाव से बौद्ध हो गया था और उसने राजगृह में वेणुवन, विनय पिटक और दूसरा मत आता है जैन। इसमें कहा जाता है कि बिंबिसार ने भगवान बुद्ध के साथ, बुद्ध के संपर्क में आने के कारण बौद्ध हो गया और बौद्ध हो जाने के परिणाम स्वरूप ही उसने राजगृह में वेणुवन बौद्ध संघ को दान में दे दिया था। बौद्ध भिक्षु संघ को उसने वेणुवन या राजगृह में था, इसको उसने बौद्ध संघ को दान कर दिया था, ऐसा साक्ष्य विनय पिटक कहता है। विनय पिटक कहता है कि वह बुद्ध के संपर्क में आ जाने के चलते वह बौद्ध हो गया और बौद्ध होने के ही परिणाम स्वरूप उसने बिहार का एक खूब राजगृह का एक खूबसूरत वेणुवन उसने बौद्ध संघ को दान दे दिया। दीघ निकाय एक और विशेष बात कहता है। दीघ निकाय कूटदंत ब्राह्मण जिसको उसने खानमुक्त गांव की दान आन कर दी थी, दीघ निकाय, विनय पिटक, दीघ निकाय। दीघ निकाय से भी दो बातें आती हैं और वो क्या आती है कि बिंबिसार ने कूटदंत ब्राह्मण और सोणदंत ब्राह्मण, दो ब्राह्मणों को उसने कूटदंत और सोणदंत, इन दो ब्राह्मणों को उसने पर्याप्त दान कर दिया था। एक को उसने खानमुक्त गांव की खानमुक्त गांव ही दान कर दिया था और दूसरे को उसने चंपा नगर की आय, जो चंपा से टैक्स की वसूली होती थी, चंपा नगर की आय और इसको उसने खानमुक्त गांव दान दे दिया। तो बौद्ध के साथ साथ बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय यह भी बताता है कि उसने दो ब्राह्मणों को भी भरपूर दान दिया। जैन ग्रंथ बताता है कि वह स्वामी महावीर का वह जैन था। जैन ग्रंथ बताते हैं कि बिंबिसार जैन धर्मावलंबी था। जैन ग्रंथ एक जगह उल्लेख करते हुए कहता है कि बिंबिसार अपनी रानियों और अपने संबंधियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ वह स्वामी महावीर से मिलने भी गया था। वह स्वामी महावीर से मिलने वैशाली गया, क्योंकि वैशाली के कुंडग्राम में ही स्वामी महावीर का जन्म हुआ था और वैशाली की ही बिंबिसार की एक रानी चलना थी, तो वैशाली से उसका अंतरंग लगाव भी था और वैशाली में स्वामी महावीर के आने से वह स्वामी महावीर के दर्शनों के लिए स्वतः अपनी रानियों और परिजनों के साथ वह गया था। तो जैन साहित्य उसको अपने धर्म का अनुयायी बताते हैं। तो इन सभी तथ्यों, तर्कों, साक्ष्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि बिंबिसार वास्तविक अर्थों में एक धर्म सहिष्णु सम्राट, वह सभी धर्मों का सम्मान करता था, किसी एक धर्म के प्रति वह पक्षग्रही नहीं। बिंबिसार के साम्राज्य के विस्तार की बात करें, उसके साम्राज्य की विस्तार यदि हम उसके साम्राज्य के विस्तार की बात करें तो पता चलता है कि बिंबिसार के समय में मगध साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण बिहार तक उसका विस्तार हो गया था।
और उसका प्रभाव क्षेत्र, क्योंकि संपूर्ण बिहार तक उसका अपना केंद्रीय शासन स्थापित था और उसका प्रभाव क्षेत्र कौशल, मद्र, लिच्छवी, अवंती, सिंध और गांधार तक बढ़ गया था, क्योंकि उसका प्रभाव कौशल, मद्र, लिच्छवी, अवंती और गांधार तक का एरिया उसके प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आता था। तो इस तरह बिंबिसार का शासनकाल कई मायनों में एक विशेष शासनकाल मगध के लिए रहा, परंतु इस दुर्धर्ष साम्राज्य निर्माता के साथ अंततः जो कुछ भी हुआ वह बेहद खेदजन्य रहा। जब हम बिंबिसार के अंत की बात करते हैं, बिंबिसार का अंत, बिंबिसार का अंत, इसके जीवन का अंतिम समय कैसा बीता, उसका जीवन अंततः किन परिस्थितियों से गुजरा होगा। एक कुशल, नीतिज्ञ और प्रभुत्व सम्राट का अंतिम समय कैसे बीता होगा, यह सामान्य सी कल्पना होगी कि निश्चित रूप से बिंबिसार जैसे योग्य व्यक्ति का जीवन भी, उसका अंतिम जीवन भी बड़े ही वैभवपूर्ण तरीके से व्यतीत हुआ हो, परंतु नहीं, ऐसा नहीं हुआ। एक ऐसे मगध साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले बिंबिसार का अंत बेहद खेदजन्य बीता। बहुत ही दुखी होकर उसने अपने अंतिम सांस लिए। उसका प्राणोत्सर्ग बेहद कष्ट में बेहद कष्ट के साथ व्यतीत हुआ, गुजरा। क्योंकि कहा जाता है कि बिंबिसार ने एक लंबी अवधि तक शासन किया, 52 वर्षों का शासनकाल